टावर डिपार्टमेंट हेड। सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। हालांकि टावर डिपार्टमेंट हेड ने खुद को प्रकट नहीं किया, केवल उनकी आवाज हवा में गूंजी। मैं पहले ही आश्वस्त हो चुका हूं। 2 लाख से अधिक लोगों वाली एक भव्य संरचना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति या उनके गुणों की परवाह नहीं है, एक जो आक्रमण या रक्षा में अंतर नहीं करती, उसका बिल्कुल कोई उपयोग नहीं है। खैर, अगर आप स्मार्ट विरोधियों से लड़ रहे हैं तो एक मौका है कि वे खुद ही हंसते हंसते मर सकते हैं। लेकिन अभी हम इन्फर्नल डेविल बीस्ट के खिलाफ अभ्यास कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ लोगों को उनकी मौत के पास भेजना नहीं है? इसके अलावा 2 लाख से अधिक लोगों वाली एक भव्य संरचना को केवल मूल बातों को समझने के लिए कई महीनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। संरचना का उसके लाभों के लिए उपयोग करने की तो बात ही छोड़ दो। क्या हमारे पास उतना समय है? इसलिए मैं बस यह समझ नहीं पा रहा हूं कि एक नौसिखिया जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके पास ऐसे महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करने की योग्यता कैसे है। क्या यह जानबूझकर शिष्यों को नुकसान पहुंचाना है? शिष्य टावर डिपार्टमेंट हेड से एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता है, राघव ने कहा। एल्डर हॉल मास्टर मुस्कुराया। अगर यह गलत समय नहीं होता तो वह राघव को अंगूठा दिखाता। वह वास्तव में स्मार्ट था कि उसने तुरंत सुरागों को देखकर यह पता लगा लिया कि क्या चल रहा था। सच्चाई में राघव को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन्फर्नल डेविल एबिस के युद्ध के मैदान में जिस भी विभाग का सबसे अधिक योगदान होता, वह युद्ध के मैदान का नेता बन जाता। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के फाउंडेशन फॉर्जिंग शिष्यों का नेतृत्व रजनीश कर रहा था और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के अपार धन के कारण उनके पास काफी शक्तिशाली शिष्य थे। वे शिष्य युद्ध के मैदान पर मुख्य शक्ति बन गए और इसलिए युद्ध के मैदान की रणनीति उनके द्वारा ही तय की गई। मूल रूप से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस साल इन्फर्नल डेविल एबिस के शैतान जानवर अचानक भड़क उठे थे और उनके पास नए शिष्यों को अनुकूलित होने के लिए बहुत अधिक समय देने का कोई तरीका नहीं था और इसलिए वे शिष्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने से परिचित कराने के लिए जल्दी कर रहे थे। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट हॉल को उस संबंध में कोई अनुभव नहीं था। एल्डर हॉल पहले प्रभारी था और वे सच्चे पेशेवर थे, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल उनसे सलाह नहीं लेना चाहता था। उन्होंने सीधे एक विशाल गठन आरेख को उठाया और यह परिणाम था। एल्डर हॉल मास्टर और उसके बुजुर्ग सभी इस बात को लेकर चिंतित थे। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य था और इस तरह से बहुत सारे शिष्यों का बलिदान होगा। बुजुर्गों ने अपने हॉल मास्टर से पूछा था कि क्या करना है, लेकिन एल्डर हॉल मास्टर ने केवल मुस्कुराया और उनसे घबराने के लिए नहीं कहा। अभी भी कुछ और दिन बाकी थे और वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था और राघव जल्दी ही एकांत से बाहर आ गया। एल्डर हॉल मास्टर जानता था कि उसका अवसर आ गया था और उसने इस स्थिति की व्यवस्था की थी। टावर डिपार्टमेंट हेड को परेशान करना भी उसकी अपेक्षाओं के भीतर था, क्योंकि उसने लंबे समय से अपनी तैयारी कर ली थी। राघव ने उसे निराश नहीं किया। सबसे तेज, सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावी विधि का उपयोग करके राघव को उसके परिणाम मिले और वे एल्डर हॉल मास्टर ने जो अनुमान लगाया था उससे भी बेहतर थे। वास्तव में उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। सब कुछ राघव द्वारा पूरी तरह से किया गया था। आज से नए शिष्यों का अभ्यास एल्डर हॉल को सौंपा जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट हॉल को भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी विशेषता नहीं है, टावर डिपार्टमेंट हेड ने एक पल के हिचकिचाहट के बाद कहा। टावर डिपार्टमेंट हेड, नियम के अनुसार। रवि अब घबरा गया था। यह एल्डर हॉल को अधिकार देने के बराबर था। तब लॉ एनफोर्समेंट हॉल का नए शिष्यों पर प्रभाव कमजोर और कमजोर होता जाएगा। नियम मृत हैं, जबकि लोग जीवित हैं। क्या आप एक नियम के कारण हमारे शिष्यों के जीवन का बलिदान करना चाहते हैं? एक अच्छी कहावत है, यदि आप में कोई क्षमता नहीं है तो ऐसा व्यवहार न करें कि आप में है। राघव सही है। इस तरह का मूर्खतापूर्ण गठन कुछ ऐसा है जिसे देखकर मैं भी चकित हो जाऊंगा अगर यह किसी दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया होता। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। अब से नए शिष्यों का अभ्यास पूरी तरह से एल्डर हॉल पर छोड़ दिया गया है। टावर डिपार्टमेंट हेड की आवाज ठंडी हो गई। उसका मूड स्पष्ट रूप से खराब होना शुरू हो गया था। रवि गुस्से से राख हो गया था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा।
एल्डर हॉल मास्टर पर एक पल के लिए क्रूरता से घूरने और फिर राघव पर ठंडी नजरों से घूरने के बाद वह चला गया। उसकी न छिपने वाली हत्या की इच्छा ने सभी शिष्यों के दिलों को हिला दिया। वे सभी देख सकते थे कि वह विस्फोट के कगार पर था। उसके पीछे रजनीश भी चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने राघव पर एक गहरा नजर डाला। आज के लिए अभ्यास समाप्त हो गए हैं, हम कल सुबह जारी रखेंगे, रतेश ने घोषणा की। बहुत बढ़िया राघव। एक बार जब सभी शिष्य चले गए, जब केवल मुकेश, मनीषा और एल्डर हॉल से कुछ अन्य लोग बचे थे, तो मुकेश ने राघव को अंगूठा दिखाया। हे, यह सब एल्डर हॉल मास्टर की व्यवस्थाओं के कारण था, राघव ने कहा। एल्डर हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। तुम छोटे साथी, क्या तुम एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की शिकायत कर रहे हो? मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात फिर से होती है तो क्या आप मुझे पहले चेतावनी दे सकते हैं? मैं इसे और भी बेहतर तरीके से संभाल पाऊंगा और मैं और अधिक आत्मविश्वास से रहूंगा। राघव मुस्कुराया। ठीक है, चलो एल्डर हॉल वापस चलते हैं, हमें एक चर्चा करनी है। एल्डर हॉल के भीतर केवल कुछ मुख्य बुजुर्ग, हॉल मास्टर, राघव, मुकेश और मनीषा थे। यह राघव का पहली बार ऐसी सभा में भाग लेना था। मुकेश, यह राघव का पहली बार है। इन्फर्नल डेविल एबिस के भीतर की स्थिति समझाओ, हॉल मास्टर ने कहा। मुकेश ने कहा, ठीक है, वर्तमान में इन्फर्नल डेविल एबिस में स्थिति बहुत अशुभ है। बहुत सारे शैतान जानवर हैं और हालांकि हमने अभी एक लहर को पीछे धकेला है, स्काउट्स से मिली जानकारी के अनुसार अगली लहर जल्दी आएगी और इसमें शायद और भी बड़ी संख्या होगी। उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे पास फाउंडेशन फॉर्जिंग शिष्यों की संख्या थोड़ी कम है। पिछली बार की दुर्घटना जिसका तुम लोगों ने युद्ध के मैदान पर सामना किया था, वह सच में उस शिष्य की लापरवाही के कारण थी, लेकिन एक और कारक यह था कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इतने सारे 9वें रैंक के शैतान जानवर अचानक दिखाई देंगे। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस बार नए शिष्य पीछे छिपने में सक्षम नहीं होंगे। तुम्हें भी अग्रिम पंक्ति में प्रकट होना होगा। हालांकि यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है कि हमें तुम्हें उन पर हमला करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी युद्ध शक्ति को वितरित करने के लिए नए शिष्य भी एक रक्षात्मक क्षेत्र की रखवाली करेंगे। भले ही तुम्हारे सामने फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य शैतान जानवरों का वध कर रहे होंगे, जिससे तुम्हारे पास पहुंचने वाले शैतान जानवरों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, फिर भी 9वें रैंक के शैतान जानवर अक्सर तुम पर आएंगे। इस बार तुम्हें ठीक से तैयार रहना होगा। समर्थन शिष्यों को भी इस उच्च स्तरीय लड़ाई को संभालने में मदद करने के लिए जुटाया गया है। हालांकि तुम्हें बहुत अधिक चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि शैतान जानवर इस बार सचमुच बहुत मजबूत हैं, तो संप्रदाय तुम्हें पीछे हटने और उन्हें मारने के लिए गढ़ को सक्रिय करने के लिए कहेगा। राघव ने सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, सामने के वरिष्ठ शिष्यों के लिए यह मुश्किल था और उन्हें नए शिष्यों को भी भाग लेने की आवश्यकता थी। राघव, क्या तुम्हारी कोई राय है? मनीषा ने पूछा। नहीं, कोई राय नहीं। किसी भी मामले में करने के लिए केवल एक ही काम है, मारना। राघव ने सिर हिलाया। मजाक मत करो, मैं तुमसे पूछ रही हूं कि क्या तुम्हारे पास कोई युद्ध रणनीति है? मनीषा ने कहा। जब युद्ध रणनीति की बात आती है तो मेरे पास केवल मेरे ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए कुछ है। मेरे पास अन्य गुटों के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपने लोगों पर विश्वास है। वे निश्चित रूप से नए शिष्यों में सबसे बड़ी युद्ध शक्ति वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे गुट में बहुत सारे यादृच्छिक लोगों को डालें। अधिक से अधिक मुझे 20 या 30 उपचार करने वाले शिष्य दें, राघव ने कहा। इन्फर्नल डेविल एबिस के भीतर घायल होना सबसे खतरनाक चीज थी। शैतान जानवरों के हमलों में कुछ प्रकार की विशेष अंधेरी ऊर्जा थी जिसने हेवनली डाउ रिकवरी की प्रभावशीलता को बहुत कम कर दिया था। इसलिए उपचार विशेषज्ञ महत्वपूर्ण थे। मैं मूल रूप से सोच रहा था कि तुम 6 गुटों का नेतृत्व करो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें उसमें कोई रुचि नहीं है, शिवेंद्र ने कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रुचि नहीं है, बल्कि यह है कि मुझमें क्षमता नहीं है। अरुण और देवदत्त मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं उनका नेतृत्व नहीं कर सकता। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता सिवाय एक महत्वपूर्ण क्षण में पीठ में छुरा घोंपा जाने के।
तब मैं पागल हो जाऊंगा और लोगों को मार दूंगा। मेरा अनुमान है कि अगर मैं उनका नेता बन गया तो वे सतह पर सहमत होंगे और फिर कोई प्रयास नहीं करेंगे। वास्तव में वे जानबूझकर हमें रोक सकते हैं। इससे न केवल दूसरों को नुकसान होगा बल्कि वे ड्रैगन ब्लड लीजन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैं कुछ नेता नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ अपने ड्रैगन ब्लड लीजन की देखभाल करना चाहता हूं। कुछ अविश्वसनीय युद्ध साथियों के बजाय मैं अकेले लड़ना पसंद करूंगा, राघव ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। वह सही था। हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड का राघव के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन उसके लिए डिवाइन बीस्ट मैंशन और हेजिमन हॉल का नेतृत्व करना बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि कोई और नहीं था जिसके पास सभी का नेतृत्व करने की क्षमता थी। वर्तमान में सीमा, लक्ष्मण और सिद्धार्थ वापस आ गए थे और मनोज, नेहा और अन्य लोग रैंक 5 सेलेस्टियल्स बन गए थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करने में सक्षम थे। वर्तमान ड्रैगन ब्लड लीजन को कौन चुनौती दे सकता था? अभी कोई भी ड्रैगन ब्लड लीजन को नीचा देखने की हिम्मत नहीं करता था। यह ऐसा था जैसे ड्रैगन ब्लड लीजन रातों रात एक हेजिमोन की स्थिति में बढ़ गया था। कोई और उन्हें हिला नहीं सकता था। यह सच है कि ड्रैगन ब्लड लीजन को अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आखिरकार राघव ने शुरू से ही उनका नेतृत्व किया है और अगर अन्य लोग यादृच्छिक रूप से शामिल होते हैं तो यह उनकी शक्ति को कम कर देगा, जिससे वे स्वतंत्र रूप से लड़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अन्य गुट भी समान है। उन्हें बस अपने लोगों का नेतृत्व करने दें, जबकि समर्थन शिष्य उनके मार्गदर्शन में उनके रैंकों में विलय कर सकते हैं। यह उनकी शक्ति को बढ़ाने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका है। हमें बस उन्हें कुछ अपेक्षाकृत उपयोगी समर्थन शिष्य प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी ताकत को ठीक से प्रदर्शित कर सकें, मुकेश ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। मुकेश की विधि वर्तमान में सबसे व्यवहार्य विधि थी। जहां तक लॉ एनफोर्समेंट हॉल से उस कचरा संरचना की बात है तो उसका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो हम यही करेंगे। चूंकि राघव को केवल उपचार करने वाले शिष्यों की आवश्यकता है तो 50 सबसे मजबूत लोगों को उसके साथ जुड़ने की व्यवस्था करें। आखिरकार उसके लोग हमारी मुख्य शक्ति होंगे। जहां तक अन्य गुटों की बात है तो उनकी जरूरतों के अनुसार समर्थन शिष्यों की व्यवस्था करें। वे अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों के बारे में सबसे स्पष्ट हैं। फ्लेम गेट के लिए मुकेश उन्हें अस्थायी रूप से नेतृत्व करने के लिए एक फाउंडेशन फॉर्जिंग शिष्य को चुने। राघव, तुम अपनी तरफ संभालो और जहां तक अन्य गुटों की बात है, मुकेश, मनीषा उन पर थोड़ा और ध्यान रखें, शिवेंद्र ने कहा। जैसा आप आज्ञा दें। मुकेश और मनीषा दोनों ने झुककर प्रणाम किया। बैठक समाप्त हो गई थी। उन्होंने वास्तव में किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन सबसे मजबूत था और अन्य गुट केवल सहायक थे। जैसे ही राघव क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन में वापस आया, उसने सिद्धार्थ और दूसरों को बुलाया। वह जानना चाहता था कि उन्होंने इस समय के दौरान क्या किया था। इन कुछ महीनों के दौरान सीमा, लक्ष्मण और सिद्धार्थ सभी श्वंथियन कैटलॉग के भीतर एकांत में थे। सीमा और लक्ष्मण ने शक्तिशाली विरासतें प्राप्त की थीं और उनके लाभ बहुत बड़े थे। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, जब उसे पूछा गया कि उसने क्या अनुभव किया था तो उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी उलझी हुई थी। उसने कहा कि उन दिनों के दौरान वह हमेशा एक रहस्यमय जगह में सो रहा था। जब वह जागा तो वह बाहर आ गया था। उसने खुद में कोई बदलाव महसूस नहीं किया, जिससे राघव और अन्य अवाक रह गए। थोड़ी देर में सभी को ट्रेजर जेम आइलैंड के माध्यम से टहलने के लिए ले आओ और कुछ अच्छे सामान खरीदो। सिद्धार्थ का हड्डी का क्लब उसकी ताकत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसलिए एक अच्छा हथियार खरीदो। पैसे की चिंता मत करो क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा खर्च नहीं आने वाला है, राघव ने कहा। ही मुझे वहां घूमना सबसे ज्यादा पसंद है। अतीत में मेरे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी इच्छानुसार वहां जा सकता हूं, नेहा ने उत्साह से कहा। वह इस नियम का कोई अपवाद नहीं थी कि महिलाओं को खरीदारी करना पसंद था। नेहा उन तीनों को दूर ले गई और बहुत जल्दी राघव को खबर मिली कि 50 उपचार शिष्य पहले ही आ चुके थे। राघव ने उन्हें देखा। उनमें से अधिकांश महिलाएं थीं, जिनमें केवल 5 पुरुष शिष्य थे।
वे सभी लकड़ी के गुण वाले खेती करने वाले थे। नमस्कार वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव। उन उपचार शिष्यों ने राघव को देखकर सभी ने सिर झुकाया। उनकी आंखें पूजा और श्रद्धा से भरी थीं। राघव को ज्वांटियन दाओ संप्रदाय की नई पीढ़ी में सभी स्वर्गीय प्रतिभाओं पर हावी होने का दावा किया जा सकता था। कोई भी उसके खिलाफ समान रूप से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह कभी भी अन्य विशेषज्ञों की तरह हवा में नहीं रहता था और उसे जानना आसान था। वह अपने अधीनस्थों के साथ भी गर्मजोशी से पेश आता था और अपने भाइयों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। उसका अत्याचारी और निर्दयी पक्ष अपने भाइयों की रक्षा के लिए मौजूद था। अनगिनत लोगों ने ड्रैगनब्ल्ड लीजन में शामिल होने का सपना देखा था और ये 50 लोग कोई अपवाद नहीं थे। वे शिष्यों की नई पीढ़ी में सबसे मजबूत उपचारक थे, जैसा कि रतेश ने उसके लिए सावधानी पूर्वक चुना था। अब राघव के सामने खड़े होकर वे घबराए हुए और उत्साहित दोनों महसूस कर रहे थे। वे अब ड्रैगनब्ल्ड लीजन में भी शामिल हो रहे थे। यह एक प्रकार का सम्मान था। मैं बहुत अधिक अनावश्यक शब्द नहीं बोलूंगा, चूंकि हम भाई बहन कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हम एक परिवार हैं। आप में से प्रत्येक के पास लड़ाई के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए शुरुआती 50,000 अंक हो सकते हैं। अपनी उपचार शक्तियों को बढ़ाने वाली चीजें खरीदने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अगर वह पर्याप्त अंक नहीं है तो आप आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। उपचार शिष्यों के बीच चौंक कर चीखें गूंज उठीं। 50,000 अंक एक ऐसी राशि थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन शिष्यों ने खुशी से अंक लिए और सीधे ट्रेजर जेम आइलैंड की ओर दौड़ पड़े। राघव जानता था कि इस तरह के सहायक पेशे सबसे अधिक पैसे जलाते थे। उनके उपकरण और आइटम आमतौर पर उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक महंगे होते थे जो लड़ाकों द्वारा उपयोग किए जाते थे। वह उनकी आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए अपने शौकिया कौशल के साथ उन्हें निर्देशित करने जैसी मूर्खतापूर्ण चीज करने के बजाय उसने उन्हें वह खरीदने दिया जिसकी उन्हें खुद जरूरत थी। उसने उन पर इतनी बड़ी राशि सिर्फ उनके दिल जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए भी खर्च की क्योंकि ड्रैगनब्ल्ड लीजन में वास्तव में उपचारकों की कमी थी। कुलीन उपचारकों का एक समूह ड्रैगनब्ल्ड लीजन के योद्धाओं के जीवन के लिए एक और भी बड़ी सुरक्षा होगी। इसके अलावा उन उपचार शिष्यों में से अधिकांश महिलाएं थीं, जबकि ड्रैगनब्ल्ड लीजन मुख्य रूप से पुरुषों से भरा हुआ था। वास्तव में कुछ समीकरण की आवश्यकता थी। इस तरह वे सभी दिन असभ्य भाषण नहीं देंगे। यह उनके विकास के लिए अच्छा था। मूल रूप से राघव अर्जुन से अगले कुछ दिनों को अपनी संरचनाओं को ड्रिल करने के लिए खर्च करने के बारे में सोच रहा था। इस तरह उपचार शिष्य उनसे परिचित हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन पहले से ही एकांत में था, अधिक से अधिक हत्या के उपकरण बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। वह इस मामले को केवल मनोज पर छोड़ सकता था। वास्तव में उपचार शिष्यों का मिशन बहुत सरल था। उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस उनके बीच फैलाना होगा। उनमें से प्रत्येक एक क्षेत्र का प्रभारी होगा। अगर उस क्षेत्र में कोई घायल हो गया तो वे उन्हें सबसे बड़ी गति से ठीक कर सकते थे। उन उपचार शिष्यों ने राघव की बदौलत काफी कुछ शीर्ष ग्रेड के उपकरण खरीदे। उदाहरण के लिए कुछ वुड स्पिरिट बीड्स थे जो उन्हें अपनी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से ठीक करने की अनुमति देते थे। ऐसे स्टाफ थे जो उन्हें लंबी दूरी के उपचार जादुई कलाओं को उजागर करने की अनुमति देते थे। स्पिरिट तालिस्मान भी थे जिनका उपयोग क्षेत्र उपचार के लिए किया जा सकता था, जब तक कि वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में डालते थे। संक्षेप में इन शिष्यों ने अनिवार्य रूप से सब कुछ उपयोगी खरीद लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने केवल सबसे अच्छा खरीदा था। अन्य उपचार शिष्य अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे। जब वे युद्ध गुटों में शामिल हुए तो उन्हें चीजें खरीदने के लिए 20,000 अंक दिए गए थे और उन्होंने महसूस किया था कि यह पर्याप्त था। लेकिन ड्रैगनब्ल्ड लीजन द्वारा दिए गए 50,000 अंकों की तुलना में उन्हें गरीब महसूस हुआ। उनकी संरचनाओं को ड्रिल करना बहुत सरल था। अगर वे उपचार शिष्य अपनी स्थिति को याद रखने में असमर्थ थे तो मनोज बस उन्हें नेतृत्व करने के लिए एक ड्रैगनब्ल्ड योद्धा को चुन लेगा। वे बस उस व्यक्ति का अनुसरण कर सकते थे। इतनी सारी खूबसूरत उपचार विशेषज्ञों के शामिल होने से ड्रैगनब्ल्ड लीजन में जान आ गई।
उन्होंने उत्साहपूर्वक शपथ ली कि वे निश्चित रूप से उनकी रक्षा करेंगे, जिससे महिलाएं बेहद भावुक हो गईं, जबकि राघव भी अवाक रह गया। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह समझ में आता है। संतुष्ट पुरुष भूखे पुरुषों के दर्द को नहीं जानते थे। केवल जब पुरुषों और महिलाओं को मिलाया जाता था तभी वे ताकत और कोमलता को जोड़ सकते थे। उन लकड़ी खेती करने वालों को देखकर उसे अमोदिता की याद आ गई। वह कोमल लड़की, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह अभी कैसी थी। क्या वह उसे भूल गई होगी? अफसोस की बात है, उसके पास अब और 10,000 स्प्रिट ब्लड नहीं था। तब ड्रैगनाब्लर लीजन का विस्तार करने का उसका कोई इरादा नहीं था और इसलिए उसने यह सब सिमरन को दे दिया था। बिना किसी 10,000 स्प्रिट ब्लड के वह केवल जेड फ्लावर स्प्रिट असेंशन पिल नामक एक गोली को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि यह 10,000 स्प्रिट ब्लड जितना प्रभावी नहीं था, यह भी एक कठिन से प्राप्त गोली थी। कम से कम यह उनमें एक स्पष्ट विशेषता उन्नयन लाएगा, लेकिन औसत मौलिक संबंध वाले लोगों के लिए यह कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार यह 10,000 स्पिरिट ब्लड नहीं था। इस तरह की औषधीय गोली लकड़ी के खेती करने वालों के लिए सबसे अधिक सहायक थी। यह उनकी लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध कर सकती थी। हालांकि जोएंटियन दाव संप्रदाय में भी इसी तरह की गोलियां थीं, उनका प्रभाव जेड फ्लावर स्पिरिट असेंशन पिल जितना अच्छा नहीं था। उसने ड्रैगनमार्क योद्धाओं और उपचार शिष्यों को जेड फ्लावर स्पिरिट असेंशन पिल्स वितरित किए, जिससे उन्हें इसकी औषधीय ऊर्जा को जितनी जल्दी हो सके परिष्कृत करने के लिए कहा। जब नेहा और अन्य वापस लौटे तो उनके चेहरे पर शानदार मुस्कान थी। यह विशेष रूप से सिद्धार्थ के लिए सच था। एक कांटेदार क्लब को पकड़े हुए उसके चेहरे पर एक स्थायी मूर्खतापूर्ण मुस्कान चिपकी हुई थी। जब राघव ने पूछा तो उसे पता चला कि यह कांटेदार क्लब एक किंग आइटम था, जिसकी कीमत 50 मिलियन अंक थी। हालांकि वह कीमत भयानक रूप से अधिक थी, लेकिन यह इसके लायक थी। इसका नाम ब्लड एडिक्ट था। इसका वजन ही सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों के एक समूह को कुचलने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य भी इसे पकड़ने में असमर्थ होंगे। लेकिन इसका वजन सिद्धार्थ के लिए एकदम सही था। क्लब पर कांटे भेड़िए के नुकीले दांत थे। इसमें कुल 308 ब्लड एडिक्ट घोस्ट वॉल्व्स के दांत जड़े हुए थे। वे ठंडे प्रकाश के साथ चमक रहे थे। ब्लड एडिक्ट घोस्ट वॉल्व्स 9वें रैंक के जादुई जानवर थे। उनके दांतों में उनके मुख्य चिन्ह थे। एक बार सक्रिय होने पर उनकी शक्ति व्यावहारिक रूप से अजेय थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने इसे देखा था, उसने तुरंत चिल्लाकर कहा था कि वह इसे चाहता था। उसने कुछ और देखने से इनकार कर दिया। धिक्कार है, यह एक भयंकर हथियार है। राघव ने इसे पकड़ने की कोशिश की और वह इसके वजन से चकित था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ भी वह इसे मुश्किल से ही पकड़ पा रहा था। जहां तक वास्तव में इसका उपयोग करने की बात है तो उसे शायद पहले ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर को सक्रिय करना होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने विशाल क्लब को इस तरह पकड़ा जैसे वह असाधारण रूप से हल्का था। इसने दिखाया कि सिद्धार्थ की शारीरिक शक्ति राघव से कहीं अधिक थी। उसे ज्वांटियन कैटलॉग में अपनी झपकी से स्पष्ट रूप से बहुत फायदा हुआ था। बस एक झपकी लेने से उसकी शक्ति इतनी बढ़ सकती थी। लोगों का भाग्य वास्तव में अलग अलग था। यहां तक कि राघव भी थोड़ा ईर्ष्यालु था। उसे ज्वांटियन कैटलॉग में कई बार मारा गया था। यह वास्तव में एक मूर्ख का मामला था, जिसमें एक मूर्ख का भाग्य होता था। मैंने एक प्राचीन तलवार खरीदी और यह भी एक किंग आइटम है। हालांकि यह बाहर से साधारण दिखता है, यह तलवार मुझे एक बहुत ही अंतरंग भावना देती है, लक्ष्मण ने कहा। उसकी पीठ पर एक साधारण तलवार थी। यह पूरी तरह से साधारण थी। कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि यह एक किंग आइटम था। यहां तक कि किंग्स भी अपनी साधारण बाहरी उपस्थिति से परे नहीं देख पाए। भले ही वे बता सकते थे कि यह एक किंग आइटम था, वे इसे सभी किंग आइटम्स में सबसे साधारण महसूस करेंगे। वास्तव में कुछ लोगों ने सोचा था कि यह तलवार एक शिष्य द्वारा बनाई गई थी। इसकी गुणवत्ता किंग आइटम के स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता बहुत कम थी, जिससे यह अनिवार्य रूप से एक दोषपूर्ण वस्तु बन गई थी। किंग आइटम्स में सभी शक्तिशाली आइटम स्पिरिट्स थे। कुछ अलग अलग मास्टर्स के लिए अपनी घृणा या स्नेह को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे, लेकिन यह तलवार पूरी तरह से उदासीन थी और किसी भी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव
इसे प्रभावित करने में सक्षम नहीं थे। यही कारण था कि इस तलवार की कीमत केवल 10 मिलियन अंक थी और इसलिए इसे लक्ष्मण द्वारा खरीदा गया था। राघव ने सिर हिलाया। तलवार खेती करने वालों के पास सबसे चौंकाने वाली आध्यात्मिक धारणा थी। वे एकमात्र पेशा थे जिसे हत्यारे निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर लक्ष्मण को लगा कि इस तलवार के साथ उसका कुछ भाग्य है तो इसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। सीमा, तुमने क्या खरीदा? राघव सीमा की ओर मुड़ा। मूर्ख, क्या तुम नहीं देखते कि बहन सीमा और भी अधिक सुंदर हो गई है? नेहा ने मांग की, जैसे कि वह उसे पिटाई देगी। राघव चौंक गया और अचानक उसने देखा कि सीमा पूरी तरह से लाल थी। तभी उसे पता चला कि उसके बाल एक विशेष गांठ में बंधे हुए थे जिसने उसे और भी अधिक शांत और सुरुचिपूर्ण बना दिया था। उसके बालों की गांठ में 2 फीनिक्स हेयरपिन थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वे बिल्कुल चमकदार थे और जब उसने करीब से देखा तो राघव यह देखकर चौंक गया कि इसके बाहरी हिस्से पर अनगिनत चिन्ह थे जो नग्न आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वे लगभग जीवित लग रहे थे। सीमा, तुम वास्तव में सुंदर हो। राघव ने अपना सबक सीखा। हेयरपिन सुंदर हैं, यह कहने के बजाय उसने सीधे सीमा की प्रशंसा की। उसी समय उसने खुद को अंधा होने के लिए डांटा। वह किस बात से इतना व्यस्त था कि उसने इसे नोटिस भी नहीं किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि नेहा उसे डांटेगी। हम्फ, मुझे लगता है कि तुम बात करना जानते हो। बहन सीमा जो फीनिक्स हेयरपिन पहने हुए है, उन्हें फैंटेसी स्प्रिट्स कहा जाता है। वे बेहद शक्तिशाली आत्मा आइटम हैं। ही मैं वही थी जिसने उन्हें उठाया था, नेहा ने गर्व से कहा। सच कहूं तो मुझे वे नहीं चाहिए थे। वे बहुत महंगे हैं, सीमा ने शर्मिंदगी के साथ कहा। वह कहां से आया? मुझे नेहा की दृष्टि पर भरोसा है। ये निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली फीनिक्स हेयरपिन हैं और उनका मूल्य उनकी कीमत से अधिक है। इसके अलावा वे तुम्हारे भव्य हवा के लिए बहुत उपयुक्त हैं, राघव ने प्रशंसा की। एक ही बार में राघव ने उन दोनों की प्रशंसा की थी। जब उसने नेहा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसने कुछ भी नहीं खरीदा था। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं मिला जो वह चाहती थी, लेकिन वह बता सकता था कि वह झूठ बोल रही थी। वह इस पूरे समय उनके घर का प्रबंधन कर रही थी और इसलिए वह एक आपात स्थिति में पड़ने और अंकों से बाहर निकलने के बारे में चिंतित थी। कल मैं तुम्हारे साथ टहलने जाऊंगा। मैं केवल लड़ाई के लिए ट्रेजर जेम आइलैंड पर गया हूं, इसलिए इसके बजाय टहलना अच्छा होगा। राघव ने हंसा, जिससे नेहा ने कृतज्ञता से मुस्कुराया। अगले दिन राघव नेहा को ट्रेजर जेम आइलैंड पर ले आया। वह सीधे एक निश्चित दुकान पर गई और एक शर्मिंदा भाव के साथ दीवार पर एक हार की ओर इशारा किया। राघव ने इसे देखा और तुरंत समझ गया। इस हार को ब्लेसिंग ऑफ द विंड फेरी कहा जाता था। इसमें एक दिल के आकार का लटकन था जो आधा पारदर्शी था और उसके भीतर ऊर्जा पानी की तरह फ्लक्चुएटेड कर रही थी। सच में वह पानी नहीं था, बल्कि हवा की ऊर्जा थी। यह लटकन एक हेवेनली विंड क्रिस्टल से बनाया गया था, एक खजाना जिसकी हर हवा गुण वाले कल्टीवेटर को लालसा थी। इसे पहनकर वह खेती करते समय हवा की गहराइयों को अधिक आसानी से समझ पाएगी। जादुई कलाओं का उपयोग करते समय वह स्वर्ग और पृथ्वी की हवा की ऊर्जा से जुड़ पाएगी, जिससे वह उन्हें अधिक तेजी से और अधिक शक्ति के साथ डाल सकेगी। एक दूसरे शब्द के बिना राघव ने सीधे अपना क्रिस्टल कार्ड सौंप दिया। वह जानता था कि नेहा ने इसे क्यों नहीं खरीदा। इसकी कीमत 80 मिलियन अंक थी। इसे खरीदने के बाद ड्रैगनाब्लड लीजन के अंक तेजी से गिर जाएंगे, लेकिन राघव को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर यह नेहा के लिए था तो कितना भी पैसा खर्च करना ठीक था। इसके विपरीत उसे लगा कि वही है जो उसके बहुत ज्यादा कर्जदार है। उसे संदेह था कि वह इसे अपने जीवन काल में चुका पाएगा। उसने व्यक्तिगत रूप से नेहा को हार पहनाया, जिससे वह अवर्णनीय रूप से हिल गई, यहां तक कि उसकी आंखें भी नम हो गईं। राघव को देखने की हिम्मत न करते हुए वह अपने आंसू पोंछने के लिए मुड़ गई। इससे राघव और भी शर्मिंदा हो गया। सच में नेहा के लिए उसकी बहुत कम आवश्यकताएं थीं। वह एक बहुत ही आसानी से संतुष्ट होने वाली महिला थी। राघव नेहा को टहलने के लिए ले गया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि हवा गुण वाले कल्टीवेटर्स के लिए बहुत कम उपकरण थे और अनिवार्य रूप से कोई हथियार नहीं थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि हवा गुण वाले विशेषज्ञों के लिए उनका सबसे मजबूत हथियार उनके आसपास मौजूद हवा थी। वर्तमान में नेहा अभी तक फाउंडेशन फोर्जिंग तक नहीं पहुंची थी और उसके पास खेती करने के लिए ज्वांटियन कैटलॉग में प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्वांटियन कैटलॉग में प्रवेश करने का केवल एक मौका था। एक बार जब वे चले जाते थे तो वे फिर कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वास्तव में राघव जैसा एक राक्षस भी इसका अपवाद नहीं था। उसने ज्वांटियन कैटलॉग में अपना वंश पाया था और उसके बाद ज्वांटियन कैटलॉग के साथ उसका भाग्य समाप्त हो गया था। वह भी फिर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। शिष्यों को ज्वांटियन कैटलॉग में सबसे बड़ा लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए उन्हें केवल फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंचने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति थी। हालांकि सीमा, लक्ष्मण और सिद्धार्थ जैसे विशेष गुण वाले लोगों के लिए अपवाद थे। दूसरों के लिए बहुत जल्दी प्रवेश करना उनके सबसे अच्छे अवसर को बर्बाद कर सकता है। राघव नेहा को एक दिन के लिए ट्रेजर जेम आइलैंड के चारों ओर ले गया और उसने नेहा को खुश करने के लिए कुछ ट्राइफल्स खरीदे। नेहा ने भी सीमा के लिए कुछ छोटे उपहार खरीदे। समय बीत गया। जैसे ही हर कोई अपनी फॉर्मेशंस को ऊर्जावान रूप से ड्रिल कर रहा था, 7वें दिन आखिरकार इकट्ठा होने की घंटी बजी। सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य एक बार फिर प्लाजा में इकट्ठा हुए। जैसे ही वे मौजूद थे, उन्हें सीधे इन्फर्नल डेविल एबिस में भेज दिया गया। इस बार वे एक विशाल दीवार पर दिखाई दिए जो दूर तक फैली हुई थी। दीवार के सामने एक असीम काली बंजर भूमि थी। जमीन स्याही काली थी और एक संक्षारक आभा उत्सर्जित करती थी। वास्तव में मौत की गंध उससे आती थी। ड्रैगनब्लड लीजन, हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड इस जगह की रक्षा करने के प्रभारी हैं। वे अभी अभी दीवार के ऊपर पहुंचे थे जब आकाश से एक आकृति नीचे उतरी। वह व्यक्ति ठीक पिछली पीढ़ी का शीर्ष स्वर्गीय जीनियस रजनीश था। इस युद्ध क्षेत्र पर सेना का नेतृत्व लॉ एनफोर्समेंट हॉल के शिष्यों द्वारा किया जा रहा था, इसलिए उनके पास यह अधिकार था कि कौन कहां बचाव करता है। यह देखकर कि वह रजनीश था, राघव ने ताना मारा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रजनीश ने जारी रखा, इस दीवार में कुल 3 पास हैं। बेशक वे पास बंद कर दिए गए हैं। आपको जो करना है वह यह है कि 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों की एक बड़ी संख्या को दीवार पर हमला करने की अनुमति न दें। हालांकि दीवार दिव्य चिन्हों द्वारा संरक्षित है, यह 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों से बहुत ज्यादा हमलों को संभाल नहीं सकती है। जहां तक उससे कमजोर राक्षस जानवरों की बात है, वे दीवार को कोई पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि एक बार जब बहुत ज्यादा 8वीं रैंक के राक्षस जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो वे एक पहाड़ की तरह ढेर हो जाएंगे। एक बार जब वह पहाड़ दीवार की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो वे पार करने में सक्षम होंगे। आपका मिशन किसी भी राक्षस जानवर को पार करने की अनुमति नहीं देना है। अभी जिस जगह की आप पिछली बार रखवाली कर रहे थे, उसकी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह द्वारा रक्षा की जा रही है। अगर बहुत ज्यादा राक्षस जानवर पार हो जाते हैं तो मुझे यकीन है कि आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। दीवार 300 मीटर ऊंची है और ये राक्षस जानवर उड़ नहीं सकते हैं। जब तक आप उन्हें ढेर करने की अनुमति नहीं देते हैं, उन्हें रोकना काफी सरल होना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी आप पर निर्भर है। राघव, मुझे निराश मत करो। बाकी सब मेरे साथ आओ। आप एक और क्षेत्र की रखवाली करेंगे। रजनीश राघव पर गहराई से मुस्कुराया। अपना हाथ हिलाते हुए उसने फ्लेम गेट, डिवाइन बीस्ट मेंशन और हेगेमोन हॉल के शिष्यों को दूर ले गया। अब यहां केवल ड्रैगनाब्लड लीजन, हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के 3 गुट थे। रजनीश ने निश्चित रूप से हमें बचाव करने के लिए सबसे मुश्किल जगह दी है। उसने निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षित क्षेत्र दिए होंगे, गणेश ने कहा। राघव के रजनीश के साथ पिछले बातचीत के बारे में सोचते हुए कई लोगों के दिलों में एक बुरा एहसास हुआ। अगर तुम मेरे अधीनस्थ होते तो मैं तुम्हें लात मारता, राघव ने कहा। अगर हमारे पिछले संबंध नहीं होते तो मुझे संदेह होता कि तुम रजनीश द्वारा लोगों को हिलाने के लिए भेजा गया एक जासूस थे। क्षमा करें, मेरा यह इरादा नहीं था। गणेश ने माफी मांगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण शक्ति के सामने सभी स्कीम्स बकवास हैं, सिर्फ मजाक हैं, राघव ने हंसा। सभी की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, खतरा में धन और अवसर पाए जाते हैं। अगर हम सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते थे
तो हम बाहर क्यों आएंगे? हम बस घर पर खाते पीते रहेंगे। अभी मैं इस खतरनाक क्षेत्र के लिए उत्सुक हूं जिसे रजनीश ने हमारे लिए स्थापित किया है। इसके विपरीत मुझे चिंता थी कि वह हमें एक सुरक्षित जगह देगा जहां हम एक राक्षस जानवर को भी नहीं देख पाएंगे। केवल जब बहुत सारे राक्षस जानवर होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा अंक बना सकते हैं। इसके अलावा यह हमारे लिए सबसे अच्छा अवसर है। फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों को एक 9वीं रैंक के राक्षस जानवर को मारने के लिए केवल 10,000 अंक मिलते हैं। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती है, 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को मारने के लिए अंक कम होते जाते हैं। तो अभी यह आखिरी मौका है जहां हम अभी भी एक 9वीं रैंक के राक्षस जानवर को मारने के लिए 1 मिलियन अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का अवसर बहुत दुर्लभ है। मुझे तुम्हें चेतावनी देने दो, जब राक्षस जानवर आते हैं तो अपनी आंखें खुली रखो। ड्रैगनाबल लीजन को बहुत विशेष और सभी अंक लेने के लिए दोष मत देना। इस तरह से इसे रखने से हर किसी के तंग दिल ढीले हो गए। हाँ, यह ठीक एक अमीर बनने का अवसर था। वे सभी इसी एक्सपेंशन के चरम पर थे। एक बार जब वे फाउंडेशन फोर्जिंग में उन्नत हो जाते हैं तो किसी भी राक्षस जानवर को मारने से प्राप्त अंक कम हो जाएंगे। यह ठीक वैसा ही था जैसा राघव ने अभी अभी कहा था। उन्हें और अधिक राक्षस जानवरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दाओ संप्रदाय के पुरस्कार बहुत निष्पक्ष थे। दिए गए अंकों की संख्या शिष्य की कॉम्बैट स्ट्रेंथ और इसमें शामिल खतरे पर आधारित थी। जब आप कमजोर थे तो राक्षस जानवरों को मारना अधिक खतरनाक था और इसलिए पुरस्कार स्वाभाविक रूप से अधिक थे। एक बार जब आप मजबूत हो जाते हैं तो राक्षस जानवरों को मारना आसान हो जाता है और पुरस्कृत अंक कम हो जाते हैं। पिछली बार सिर्फ एक 9वीं रैंक का राक्षस जानवर 10 मिलियन अंक के लायक था। इन शिष्यों ने तुरंत अनुभव किया कि एक भिखारी से पैसे वाला बनने का क्या मतलब है। वह ताजा एहसास कुछ ऐसा था जिसे वे भूल नहीं पाएंगे। अब जब राघव ने कहा कि यह इस तरह की संपत्ति बनाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है, तो उनमें से काफी लोग लाल आंखों वाले हो गए। उन्होंने राक्षस जानवरों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को ढंकने की कामना की। कुछ लोग वास्तव में चिंतित थे कि बहुत कम राक्षस जानवर होंगे और वे उन पर लड़ने लग सकते हैं। ड्रैगनाबल लीजन अब बहुत डराने वाला था। गणेश के लापरवाह शब्दों के कारण हुई बेचैनी को राघव को दूर करते हुए देखकर शांभवी और गणेश दोनों पूरी तरह से आश्वस्त हो गए। राघव एक स्वाभाविक नेता था। उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य एक नेता के करिश्मा से भरे थे। इसके अलावा प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द उसके पूर्ण आत्मविश्वास से भरा था, जिससे कोई भी उसके शब्दों की सत्यता पर संदेह नहीं करता था। ठीक है, चीजों को ज्यादा मत सोचो। रजनीश इतना अच्छा नहीं होगा कि हमें यहां आलस्य करने दे। आमतौर पर हर बार जब राक्षस जानवर इरप्ट होते हैं तो वे सबसे कमजोर लोगों के साथ शुरू होंगे। ड्रैगनाबल लीजन को अधिक टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई फॉर्मेशंस हैं जिनके साथ आपको लगता है कि आपके गुट असहज हैं, तो आप उस मौके का उपयोग प्रशिक्षण के लिए कर सकते हैं। ओह, वे इतनी जल्दी आ गए। राघव बात करने के बीच में था जब उसने थोड़ी दूर से मिश्रित गर्जना सुनना शुरू कर दिया। हालांकि क्षितिज पर अभी भी कुछ भी नहीं था, वे उन्हें सुन सकते थे। शांभवी और गणेश ने अपने लोगों को दीवार से कूदने के लिए कहा। वे अपनी फॉर्मेशंस को व्यवस्थित करने से पहले एक उपयुक्त दूरी तक आगे बढ़े। ड्रैगनाबल लीजन के विपरीत हजारों नए शिष्य उनके गुटों में शामिल हो गए थे। हालांकि उनकी ड्रिलिंग ठीक ठाक चली, लेकिन सपोर्ट डिसाइपल्स पहले बैटलफील्ड में प्रवेश नहीं किया था। किसी को नहीं पता था कि उनकी घबराहट से गलतियां होंगी या नहीं। जैसे ही गर्जनाएं पास आईं, क्षितिज पर अनगिनत काले धब्बे दिखाई दिए। वे एक ज्वार की तरह उन पर पोरिंग कर रहे थे। फिर भी यह तथ्य कि वे अनिवार्य रूप से सभी 7वीं रैंक के राक्षस जानवर थे, जिसने हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्यों को राहत की सांस लेने दी। एक बार जब वे राक्षस जानवर करीब थे तो 2 गुटों से सैकड़ों लोग हवा में उड़ गए। उन्होंने सुनहरे प्रकाश की किरणें फेंकी जो राक्षस जानवरों के बीच उड़ गईं। विस्फोटों ने आकाश को हिला दिया क्योंकि वे राक्षस जानवर फट गए। तावीज कल्टीवेटर्स, राघव थोड़ा मुस्कुराया। वे शिष्य तावीज फेंक रहे थे। जब वे फट गए तो उनकी शक्ति बुरी नहीं थी।
तावीज को विशेष कागज, स्याही और लिखने के बर्तनों की आवश्यकता थी। तावीज कल्टीवेटर्स से सिर्फ एक विचार के साथ उनके तावीजों को डेटोनेटेड किया जा सकता था। अभी वे सिर्फ अभ्यास कर रहे थे। ये तावीज सिर्फ साधारण वाले थे। उन्होंने अपने शक्तिशाली वाले बाहर नहीं निकाले थे। ये तावीज कल्टीवेटर्स बहुत डैशिंग हैं, अर्जुन ने ईर्ष्या से कहा। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक थी, लेकिन इसमें कुछ आध्यात्मिकता और स्थिरता की कमी थी। उसके लिए पतले कागज पर चिन्हों को लिखना संभव नहीं था। वह उन्हें ठोस कवच पर उकेड़ सकता था, लेकिन यह उसके लिए एक तावीज कल्टीवेटर बनने में असमर्थ होना तय था। तावीज कल्टीवेटर्स के हमलों के बाद बाकी गुट ने भी अपनी युद्ध की तैयारी कर ली। सभी शिष्यों ने अपने हथियार बाहर निकाले। ठीक इसी क्षण दो महिलाएं दो गुटों से हवा में सोरिंग हुईं। उनके हाथों में प्राचीन वीणाएं थीं। संगीत की लहरें बजीं, राघव को चौंकाते हुए। जब जंतर को धीरे से बजाया गया तो उन्होंने एक ऐसी आवाज निकाली जो युद्ध के ढोल की तरह थी। जैसे ही वे बजाते रहे, उनकी ध्वनि तरंगें फैल गईं और वे थोड़े असहज और घबराए हुए शिष्य धीरे धीरे शांत हो गए। जंतर संगीत में उनके दिलों को शांत करने का प्रभाव था। उन दोनों को देखते हुए किसी अज्ञात कारण से राघव ने एक और महिला के बारे में सोचा। वह बेजोड़ अनुग्रह और लालित्य की थी। जब उसका हाथ उसके जंत्र को छूता तो संगीत लोगों की आत्मा की गहराई को छूता। सारिका, एक ऐसा नाम जिसे राघव लगभग भूल गया था। इस जंत्र संगीत को सुनकर वह एक बार फिर उसके दिमाग में दिखाई दी। राघव का ध्यान भटक गया। जंतर संगीत में कुछ नरम विविधताएं आई थीं और वह तेज, अधिक गति के साथ बढ़ रहा था। संगीत में अब एक युद्ध की इच्छा थी जिसने लोगों का खून उबाल दिया। हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्य जल्दी से अपनी चरम युद्ध अवस्था में आ गए। राघव ने सिर हिलाया। म्यूजिक डाओ भी शक्तिशाली था। युद्ध के मैदान पर इस्तेमाल किया गया यह लय को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा था। वादक की ताकत के आधार पर उनका जंतर संगीत लोगों को सीधे निर्देश देने में सक्षम होगा। यह चिल्लाने वाले आदेशों से भी अधिक प्रभावी था। बॉस, हमारे गुट में वास्तव में एक शक्तिशाली संगीत मास्टर की कमी है, अर्जुन ने ईर्ष्यापूर्वक कहा। शायद हमारे पास भी एक होगा। क्या तुम सोल काल्मिंग सॉन्ग के बारे में भूल गए हो? वह खूबसूरत महिला एक परी जैसी हंसती है। नेहा ने राघव को देखते हुए हंसते हुए कहा। यह अज्ञात था कि क्या यह राघव के साथ इतने लंबे समय तक रहने के कारण था और उसके लिए खरीदारी करने से वह जीत गई थी, लेकिन उसने वास्तव में ऐसी बात कही। यह लगभग प्रोत्साहन जैसा लग रहा था। आह, यह सही है। अर्जुन ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। वह सोल काल्मिंग सॉन्ग उन मूलभूत पहलुओं में से एक था जिसने ड्रैगन ब्लड लीजन को उड़ान भरने की अनुमति दी थी। यहां तक कि सरोजनी को भी इससे फायदा हुआ था। हालांकि सारिका फोटोग्राफिक जेड में घूंघट में थी, उसके चेहरे के उजागर हिस्सों से वे बता सकते थे कि वह एक सुंदरता थी जो एक राज्य के पतन का कारण बन सकती थी। इसके अलावा जब उसने जंतर बजाया तो उसमें एक चलती फिरती अमृता थी। वह एक परी की तरह थी जो नश्वर भोजन नहीं खाती थी। हालांकि संगीत का प्रभाव बहुत कम हो गया था क्योंकि इसे एक फोटोग्राफिक जेड द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उन्हें बहुत फायदा हुआ था। हाँ, मेरा गधा सही है। मैं उसे जानता भी नहीं हूं तो मैं उसे कैसे खींच सकता हूं? राघव ने मांग की। राघव ने अंदर से उसे शाप दिया। क्या वह सोचता था कि वह एक भगवान था जो किसी को भी खींचने में सक्षम था? अगर वह था तो वह बहुत पहले ही इस दुनिया में झाड़ू लगा चुका होता। अर्जुन निराश था। नीचे की लड़ाई को देखते हुए उन्होंने देखा कि जंत्रवादकों के मार्गदर्शन में उनकी गति और नियंत्रण केवल बेहतर और अधिक प्राकृतिक हो गया। वे सभी समझते थे कि जंत्रवादक इस पूरे फॉर्मेशन का केंद्र थे। शांभवी और गणेश दोनों ने जंत्र संगीत के माध्यम से कई आदेश भेजे, जिसमें यह भी शामिल था कि फॉर्मेशन को कब बदलना है या हमले से बचाव में कब बदलना है। हालांकि अधिक से अधिक राक्षस जानवर दिखाई दिए, फिर भी दोनों गुटों के लिए यह बहुत आसान था। राक्षस जानवरों के झुंडों का कत्लेआम किया गया, जिससे ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धाओं के हाथ खुजलाने लगे। बॉस, चलो हम भी बाहर चलते हैं, अर्जुन ने उत्सुकता से
हाँ, अर्जुन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। तुम्हारी चमड़ी और भी मोटी हो रही है। तुम्हें अब शर्म भी नहीं आती? वे अपने सैनिकों को ड्रिल करने के लिए इस अवसर का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें हस्तक्षेप करने में शर्म महसूस नहीं होगी? राघव अवाक था। ठीक है, तो मैं थोड़ा और सहूंगा। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन नीचे की भीषण लड़ाई को देखते हुए उसे आसमान से उतरने और सभी को चौंकाने की इच्छा थी, जो एक बेजोड़ नायक के दृश्य पर आने का सही कार्य था। फॉर्मेशन को 100 मील आगे बढ़ाओ, राघव अचानक चिल्लाया। उसने देखा कि दूर के राक्षस जानवर मजबूत और अधिक संख्या में हो रहे थे। अधिक 8वें रैंक के राक्षस जानवर थे और कुछ अलग थलग 9वीं रैंक के राक्षस जानवर दिखाई दे रहे थे। यह केवल 1 घंटे से भी कम समय हुआ था, लेकिन 9वीं रैंक के राक्षस जानवर पहले ही दिखाई दे चुके थे। यह एक अच्छा शगुन नहीं था। शायद राक्षस जानवरों की सेना की संख्या राघव की उम्मीद से भी अधिक होगी। अगर उन्होंने दीवार के पास बहुत सारे राक्षस जानवरों को मार दिया तो उनके शव ढेर होने लगेंगे। इससे समय आने पर समस्याएं होंगी। दोनों गुट धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे राक्षस जानवर मजबूत होते गए, गुटों ने अधिक शक्ति प्रदर्शित की। गणेश ने एक विशाल चिमटे वाले कीड़े को बुलाया था, जो पूरी तरह से काला था लेकिन धातु से बना हुआ था। उसकी एक लंबी घुमावदार पूंछ थी, जो बिच्छू का एक रूप लग रहा था। यह बिच्छू विशाल था, जो लगभग 1 मील लंबा लग रहा था। उसकी आभा बेहद भयानक थी और उसका जहरीला डंक इतना जहरीला था कि 9वीं रैंक के राक्षस जानवर भी संपर्क में आने पर मारे जाएंगे। गणेश 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को संभालने के लिए इसका उपयोग कर रहा था। दूसरी तरफ शांभवी और रंजिता अपनी सेना के सामने खड़े थे। जो भी 9वीं रैंक के राक्षस जानवर आते थे, उनसे मिल रहे थे। पिछली बार की उस विशाल लड़ाई के बाद उन सभी ने समुद्र के बराबर अंक प्राप्त किए थे। शिष्यों ने खेती के आधार और उपकरण दोनों के संदर्भ में बहुत प्रगति की थी। रंजिता एक तलवार पकड़े हुए थी और जब उसने हमला किया तो सोड ऊर्जा पानी की तरह बहती थी। वह वास्तव में अपनी जल ऊर्जा को एक स्तर तक संपीड़ित करने में सक्षम थी कि इसने आसानी से शून्य को काट दिया, और यहां तक कि 9वीं रैंक के राक्षस जानवर भी इसे सहन करने में असमर्थ थे। एक विशाल वानर जैसा राक्षस जानवर था। उसकी बड़ी भुजा को उसकी तलवार के एक ही वार से काट दिया गया था, और जैसे ही उसने एक स्वर्ग हिलाने वाली दहाड़ निकाली, इससे पहले कि वह अपनी किसी भी शक्ति को प्रकट कर पाता, रंजिता का दूसरा वार उसकी गर्दन तक पहुंच गया। उसके सिर के साथ हवा में काला खून उछला। उसने उसे आसानी से मार दिया था। अच्छा, ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों ने दीवार से जयकार की। वे सभी सहमत थे कि यह हमला असाधारण रूप से सुंदर था। राघव, अब हम काफी मजबूत हैं। शांभवी, रंजिता और गणेश को ड्रैगन ब्लड लीजन में क्यों नहीं खींचते? नेहा ने फुसफुसाया। अगर मैंने उन सभी को अंदर खींच लिया तो मुझे यकीन है कि एल्डर मास्टर मुझे मार डालेगा। राघव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्यों? नेहा ने पूछा। क्योंकि जब हम निकलेंगे तो हम इस पीढ़ी के सभी श्वंतियन दाओ सेक्ट के अभिजात वर्ग को दूर ले जाएंगे। अगर वह मुझे नहीं मारता तो यह अजीब होगा, राघव ने हंसते हुए कहा। हम क्यों निकलेंगे? मूर्ख लड़की, यह दुनिया विशाल है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सके। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए श्वंतियन दाओ सेक्ट में रह सकें, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि मैं एक दिन एक विशाल आपदा को भड़काऊंगा, और अगर हम नहीं निकले तो हम संप्रदाय को फंसा देंगे। और अगर वे दोनों हमसे जुड़ते हैं और हम निकलते हैं तो हम इस पीढ़ी के लोगों को दूर ले जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर मास्टर इसकी अनुमति देगा? राघव ने कहा। राघव ने अंदर से आह भरी। उसने खुद को एक दुर्भाग्यशाली तारा महसूस किया। अगर वह बहुत लंबे समय तक डाओ सेक्ट में रहा तो वह किसी न किसी तरह से इसे फंसा देगा। भाइयों, यह काफी है। काम पर लगने की तैयारी करो, राघव ने बुलाया। आगे बड़े आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया था। 9वीं रैंक के दर्जनों राक्षस जानवर आ रहे थे। वे अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वहां बहुत अधिक 7वें और 8वें रैंक के राक्षस जानवर थे। यह घुटने गहरे पानी से गुजरने जैसा था। उन कमजोर राक्षस जानवरों में से काफी को उनके द्वारा कुचला गया था। शांभवी और गणेश की अभिव्यक्ति बदल गई।
हालांकि वे 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों से डरते नहीं थे, वे बहुत सारे थे। एक बार जब वे आ गए तो शिष्यों के लिए उन सभी को एक बार में मारना कोई रास्ता नहीं था। काफी कुछ बच जाएंगे और उन्हें चिंता थी कि उनके लोग उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। जैसे ही शांभवी और गणेश ने सुदृढ़ीकरण के लिए पूछने वाले थे, एक विशाल वस्तु आसमान से गिरी। यह एक 300 मीटर का चौकोर मंच था और यह इतनी शक्ति के साथ उतरा कि इसने अपने चारों ओर के राक्षस जानवरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह चौकोर मंच विशेष स्टील के साथ बनाया गया था। उस पर एक आकृति शान से खड़ी थी। उसकी भुजाएं फैली हुई थीं और आसमान की ओर 45 डिग्री के कोण पर उठी हुई थी। उसकी छाती बाहर थी, उसका सिर ऊंचा था और यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था। मैंने 4 समुद्रों में झाड़ू लगाई, 1000 पहाड़ों को पार किया, स्वर्ग और पृथ्वी में विशाल लहरों का कारण बना, राक्षसों का कत्लेआम किया, शैतानों को खत्म किया, तारों और चांद को तोड़ा। यह मैं हूं, बेजोड़ नायक अर्जुन। अर्जुन ने एक अविश्वसनीय रूप से दिखावटी तरीके से मंत्र पढ़ा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्यों को झटके से उसे देखते हुए देखा। वे स्पष्ट रूप से उसके प्रदर्शन से चकित थे, लेकिन फिर जब उसने दीवार को देखा तो उसने देखा कि केवल ड्रैगन मार्क योद्धा और नए शामिल हुए उपचार शिष्य ही उसे देख रहे थे। राघव, नेहा और अनिवार्य रूप से सभी ड्रैगन ब्लड योद्धा दूर मुड़ गए थे। ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे उसे नहीं जानते थे। मनोज, मैं इसे संभाल नहीं सकता, वह बिल्कुल बेशर्म है। उसने खुद को एक बेजोड़ नायक भी कहा। क्या कोई और बस खुद को वह उपाधि देता है? लक्ष्मण, मुझे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं इस अचानक पोसर कार्य के लिए तैयार नहीं था। विनायक, अर्जुन का पोसिंग कार्य परिचित है, जिस तरह से वह इसे करता है और जिस तरह से यह महसूस होता है, लेकिन इसकी शक्ति केवल मजबूत होती है। शुभम, लेकिन उसका आत्म संयम खराब हो गया। उसकी अंतिम वाक्य, उसकी आवाज स्पष्ट रूप से कांप रही थी। वह निश्चित रूप से घबराया हुआ है। एक पल की चुप्पी के बाद अलग अलग मुंह से वही शब्द आए। शायद वह बहुत लंबे समय तक पोसिंग करने से पीछे हट गया। अरे अरे, तुम मुझे भाई कहते हो, लेकिन तुम मेरा बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा। इतने सारे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो और जारी रखो। हम तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा समर्थन करेंगे। राघव उसकी ओर मुड़ा और एक मुस्कान को मजबूर किया। भाइयों के रूप में भले ही वे उसकी पोसिंग पर जयकार न करें, वे उसे कमजोर नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अर्जुन पागल हो जाएगा। केवल जब उसने राघव और दूसरों को उसकी ओर वापस मुड़ते हुए देखा तो अर्जुन की अभिव्यक्ति में सुधार हुआ। एक और धमाके के साथ उसके सामने एक विशाल क्रॉसबो दिखाई दिया। यह क्रॉसबो इतना भारी था कि इसने मंच को हिला दिया। यह पिछली बार की तरह ही क्रॉसबो था। एक 5वीं रैंक के सेलेस्टियल बनने के बाद भी अर्जुन अभी भी इस तरह के भारी क्रॉसबो को ले जाने में असमर्थ था। इसलिए उसने इसके लिए यह विशाल मंच बनाया था। अर्जुन ने इसे दूर के 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों पर निशाना साधा। एक बार जब वह इस तरह से केंद्रित हो गया तो उसमें वास्तव में एक विशेषज्ञ की थोड़ी हवा थी। एक हल्की आवाज गूंजी, एक धुंधलापन उड़ गया और फिर सैकड़ों मील दूर 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों में से एक फट गया। इसने राघव और दूसरों की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। ऐसा लगा कि अर्जुन में वास्तव में एक पोसर होने की शक्ति थी। फिर चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन ने 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों पर अज्ञात वस्तुओं को शूट करना जारी रखा। उन्हें एक एक करके मार दिया गया, काले खून के फूलों में फटते हुए। धत, कितना भयंकर! यहां तक कि राघव भी एक उद्गार निकालने में खुद को रोक नहीं सका। यह शक्ति के माध्यम से एक पोसर होना था